अब मैं आप लोगों के समक्ष डेटा एनालिसिस इन क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बताऊंगी। इसमें जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस गुणात्मक अन्वेषण जब करते हैं तो उसके क्या चरण हैं, ये मैंने दर्शाने की कोशिश की है। पहले भी इस पे चर्चा की जा चुकी है कि जब एक शोधकर्ता या कर्त्री गुणात्मक शोध करता है तो डेटा लेने के लिए, प्रदत्तों के संकलन के लिए उसे क्षेत्र में जाना पड़ता है। और क्षेत्र में जाने का मतलब है कि जिस जगह का उसे करना है अध्ययन, उस स्थान पे उसे पहुंचना होता है। तो क्षेत्र में जा कर के वो इंटरव्यू के माध्यम से, चाहे अवलोकन के माध्यम से बहुत सारे सूचनाएं इकट्ठी करता है। इन सूचनाओं को जब वो प्राप्त करता है तो वो साथ साथ में वो पन्नों पे लिखता चला जाता है। नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे तो वो चीज़ें, जो बातें वो सुन रहा है, जो सूचनाएं उसे मिल रही हैं, जो उसे बताया जा रहा है साक्षात्कार के माध्यम से, वह भूल सकता है या कुछ बातें छूट सकती हैं। तो इसलिए उसे जब भी अवलोकन कर रहा है तो या तो वो अवलोकन जो कर रहा है वो उसको लिखता चले, क्या देख रहा है, उसे क्या समझ में आ रही हैं, जो स्थितियां दिख रही हैं वहाँ पर, और साथ में उसका वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। जब वो साक्षात्कार करता है तो वो जो बताई जा रही हैं बातें साक्षात्कार के दौरान, वह लिखता चला जाता है। तो इसमें जो भी बातें उसे साक्षात्कार से मिली हैं उसे वो लिखना पड़ता है। तो ये जो वहाँ पर क्षेत्र में रहते हुए जो वो एक नोट्स तैयार होते हैं उसे कहते हैं फील्ड नोट्स। फील्ड नोट्स यानी क्षेत्र में रहते हुए जो वो साक्षात्कार के माध्यम से या अवलोकन के माध्यम से जो भी आंकड़े, सूचनाएं उसे प्राप्त हो रही हैं, उसको वह लिखता चला जाता है। तो ये हस्तलिखित होता है या फिर वो टाइप्ड भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने दर्शाया है कि इंटरव्यू के माध्यम से वह फील्ड नोट्स बनाता है। यहाँ पे जो भी इंटरव्यू से जो बातें आ रही हैं उसके बारे में लिखता चला जाता है। जो फील्ड नोट्स हैं ये थोड़े, चूँकि ये लिखा जाता है, लिखावट तेज़ी में लिखी जाती है, तो थोड़े से वो उनकी लिखावट इलिजिबल होती है, यानी कि स्पष्ट नहीं होती है, पठनीय नहीं होती, या फिर वो बहुत रफली लिखा जाता है। और कहीं कहीं हम पूरे शब्दों को न लिख करके उसकी जगह हम उसके लघु रूप लिखते हैं, अब्रिविएशंस में लिखते हैं। फील्ड नोट्स जो हैं सभी के लिए समझ में नहीं आने वाले नहीं होते, क्योंकि वो रिसर्चर जो लिख रहा है उसी को समझ में आ सकता है। तो फील्ड नोट्स जब तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद ये आवश्यक है कि जो शोध करता है या कर्त्री है वह उसे आकर के उसको अब फेयर करे, साफ सुथरा लिखे। और राइटअप्स, इसे हम कहते हैं, अब दूसरे चरण में जब जाते हैं तो इसे कहते हैं राइटअप्स। राइटअप्स में क्या होता है कि जो बातें साक्षात्कार के दौरान छूट गई थी, जो वो उसमें फील्ड में, क्षेत्र में रहते हुए नहीं लिख पाया था, तो वो उसको वहाँ पूरा करता है, लिखता है। बहुत सारी चीज़ें वो जो इंटरव्यू के दौरान, साक्षात्कार के दौरान जो उसे स्पष्ट रूप से जो दिखा और जो कुछ उसे और लगा कि कुछ चीज़ें और हैं जो वहाँ बताई नहीं गई हैं और जो उसे लिखना आवश्यक लगता है, उसको उसमें जोड़ता है। इसी तरीके से जैसे कि उनकी मुख मुद्राएं कैसी थी, कौन से वहाँ पे जब साक्षात्कार चल रहा था तो उस दौरान व्यक्ति कितने बार जो मौन साध गया, तो आपने वह क्षेत्र में जब रहे थे तभी आपने फील्ड नोट में लिख लिया है तो ठीक है। कहीं वो बातें जो बता रही थी आपने संक्षेप में लिखी हैं, आप जब राइटअप करते हैं तो उसको विस्तार से लिखते हैं। इसी तरीके से जब अवलोकन आप करके आते हैं तो अवलोकन में भी जो फील्ड नोट्स लेकर के आते हैं तो उसको भी आप फेयर करते हैं।
उसको एक राइटअप तैयार करते हैं और उसमें जो बातें आपने जो अवलोकन की थी वो भी होती हैं, और हो सकता है कि आपने जो वीडियो बनाया है तो वीडियो को देख करके उसको समझ करके और जो बातें आपके अवलोकन से छूट गई हैं वीडियो में हैं उनको भी आप वहाँ पर राइटअप में लिखते हैं। तो जो राइटअप्स होते हैं फील्ड नोट्स की तुलना में ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, सभी को समझ में आने वाले होते हैं, और अन्य लोग भी उसे पढ़ें तो उन्हें स्पष्ट समझ में आता है कि ये राइटअप्स में क्या लिखा गया है। तो ये राइटअप्स जब हम देखते हैं कि जब फील्ड नोट्स बनते हैं तो फील्ड नोट्स जब आपके पास आते हैं एक शोधकर्ता के पास, तो उसे आ करके बिना समय गंवाए हुए हमें उन्हें फेयर कर लेना चाहिए और राइटअप के रूप में तैयार कर लेना चाहिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप सोचते हैं कि हम दूसरे दिन जाएंगे, दूसरे दिन आप नए फ्रेश फील्ड नोट्स लेके आते हैं, इस तरीके से आंकड़ों का अंबार खड़ा हो सकता है। और आप जब शीघ्र जिस दिन आपने फील्ड नोट लिया है उसी दिन आप यदि राइटअप तैयार कर लेते हैं तो जो बातें तुरंत की हैं, सद्य की हैं, तो आप उसको याद करके लिख सकते हैं। जो बातें साक्षात्कार के दौरान छूट गईं, जो अवलोकन के दौरान आपने देखी लेकिन उस समय आपने विस्तार से नहीं लिखा था, संक्षेप में लिखा था, वो बातें याद करके ध्यान से, और भी जो गतिविधियां आपने अवलोकन की हैं जो आपके लिए लगता है कि मायने रखती हैं, वो आप यहाँ पर राइटअप्स में फिर से लिखते हैं। तो राइटअप्स में वो थोड़ा साफ सुथरा होता है, स्पष्ट होता है, और कोई भी उसे पढ़ करके समझ सकता है। जब ये राइटअप्स तैयार हो जाते हैं तब उसके बाद अब अगली प्रक्रिया होती है, और अगली प्रक्रिया जो होती है वो कोडिंग की होती है। उसमें कोडिंग करने के बाद पैटर्न कोडिंग होता है, फिर हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो यह एक फ्लो मॉडल है, यानी कि जिसमें कि पहले चरण से लेके दूसरे चरण तक आप देखते हैं कि लीनियरली आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसमें एक बात और बतानी, जब टेप रिकॉर्डिंग करते हैं तो टेप रिकॉर्डिंग करने के बाद आप राइटअप्स के पहले ही टेप रिकॉर्डिंग का ट्रांसक्राइब कर लेते हैं। ट्रांसक्राइब करने का अर्थ होता है कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुनी उसको आप जो सुन रहे हैं उसको आप लिखते चल रहे हैं, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं कि ओरल से आपने उसको विजुअल रिटन में टेक्स्ट मटेरियल में कन्वर्ट किया, उसमें तब्दील किया, टेक्स्ट में लेखन में आपने तब्दील किया। और इसी तरीके से ये जब आप पूरा हो जाता है तब आप राइटअप में भी उसको आप इंटरव्यू जो लिया है, आपने साक्षात्कार लिया है, वो आप नोट करते चलते हैं, वो फील्ड नोट्स में होता है। और साथ में आप यदि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं उसकी, तो उसको भी ले करके आप सुनते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं और उसको लिख लेते हैं टेक्स्ट फॉर्म में। और फिर दोनों को मिला करके जो आपने साक्षात्कार के दौरान जो फील्ड नोट में नोट किया है अपने हाथों से, जो हस्तलिखित है या टाइप किया हुआ है, उसको और ऑडियो रिकॉर्डिंग को जो आपने टाइप कर लिया है, दोनों को मिला करके आप राइटअप तैयार करते हैं। साथ में आपने ऑब्जर्वेशन किया है, अवलोकन किया है, तो अवलोकन से भी जो सूचनाएं मिली हैं उसको भी आप राइटअप में लिख लेते हैं। जब राइटअप तैयार हो जाता है तब आगे के चरण में हम जाते हैं जहाँ कूट संकेतन करते हैं। कोडिंग का मतलब होता है कूट संकेतन। फिर उस कूट संकेतन के बाद हम फिर पैटर्न कोडिंग के पैटर्न कूट संकेतन की तरफ जाते हैं। और धीरे 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 हमारे पास कुछ छोटे छोटे सामान्यीकरण के समुच्चय बनते हैं और उनसे हम कुछ उन सामान्यीकरण के छोटे छोटे समूहों से हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, फिर वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये एक मॉडल है, फ्लो मॉडल, जिसमें कि एक चरण से दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें चरण में हम चलते हैं। दूसरा एक मॉडल है वो इंटरैक्टिव मॉडल है। ये इंटरैक्टिव मॉडल जो है ये एकदम लीनियरली नहीं चलता कि एकदम सीधी रेखा में चल रहा है। यहाँ पर जैसा हमने पहले भी बताया हुआ है कि जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर जब हम प्रदत्त संकलन करते हैं तो साथ में ही
विश्लेषण भी शुरू हो जाता है। तो हम डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्शन के साथ साथ डेटा रिडक्शन यानी कि हम उसमें फिर कोडिंग भी करते हैं, पैटर्न कोडिंग करते हैं, थीम करते हैं। और इस दौरान, इस बीच में जो हमने आपको पहली स्लाइड में दिखाया, फील्ड नोट्स वहाँ भी तैयार होते हैं। डेटा कलेक्शन के समय ही फील्ड नोट्स इंटरैक्टिव मॉडल में भी तैयार किए जाते हैं और ये फील्ड नोट्स से हम फिर डेटा रिडक्शन में आते हैं, जिसका तात्पर्य है कूट संकेतन करना, पैटर्न कोडिंग बनाना, थीम्स निकालना, रिलेशनशिप्स निकालना। और ये आप देख रहे हैं कि डेटा रिडक्शन से हम फिर डेटा डिस्प्ले की ओर जा रहे हैं। डेटा डिस्प्ले का मतलब है कि वो अगला चरण, जब हम टेबल बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, जिससे कि हम दर्शाते हैं, फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं कि आंकड़े जो है हम सजाते हैं, रो में और कॉलम्स में सजाते हैं, और उससे फिर हम कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन से हम फिर हो सकता है कि वापस जब हम कर रहे हैं तो हम फिर वेरिफिकेशन के लिए या फर्दर वेरिफिकेशन के लिए फिर से हम डेटा कलेक्शन की ओर जाएं। कुछ चीज़ें यदि लग रहा है कि सब स्पष्ट नहीं है, हम डेटा कलेक्शन के लिए जाएं, फिर हम डेटा रिडक्शन पे आते हैं, या फिर हम डेटा रिडक्शन से फिर हम डेटा डिस्प्ले पे जा सकते हैं। हम डेटा रिडक्शन से हम कंक्लूजन की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंटरैक्टिव मॉडल है। ये एक एक जो है एक लीनियर फ्लो नहीं है। हमें प्रदत्त संकलन से लेकर के प्रदत्त विश्लेषण, उसके प्रदत्तों का जब हम डिस्प्ले करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम जब निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, इनमें हमें जहां लगता है आवश्यक, हम फील्ड में, क्षेत्र में जाते हैं, फिर डेटा कलेक्शन करते हैं, फील्ड नोट्स तैयार करते हैं, उसका हम राइटअप्स तैयार करते हैं, राइटअप्स तैयार करके फिर उनको हम डेटा रिडक्शन या कंडेंसेशन, संघनन जिसे कहते हैं, प्रदत्त संघनन, जिसमें कोडिंग, पैटर्न, थीम होता है, ये चलते चले जाते हैं। तो जहां जहां आवश्यक होते हैं हम फील्ड में दोबारा जाते हैं। जब भी हम गुणात्मक शोध करते हैं तो उसके विश्लेषण की जो विधियां हैं उनमें कुछ हम देखते हैं कि कुछ समानताएं हैं, कुछ समान विशेषताएं हैं। वो क्वालिटेटिव रिसर्च की कोई भी मेथड हो, तरीका हो, प्रकार हो, उसमें कुछ समान विशेषताएं देखने को मिलती हैं। और ये जो विशेषताएं हैं इनको प्रस्तुत किया है एक क्रम में। पहले जब हमारे पास फील्ड नोट के बाद हम राइटअप्स तैयार कर लेते हैं, जैसा कि हमने पहले की स्लाइड में बताया है, तो स्लाइड में उसमें जब फील्ड नोट से राइटअप्स पे आ जाते हैं तो राइटअप्स में हम, वो भी क्या है, वो भी हमारे लिखे हुए सूचनाएं हैं जो कि हमारे पन्ने पे होती हैं। तो उनमें हम उन फील्ड नोट्स में हम पढ़ करके, समझ करके, उनको कुछ छोटे छोटे खंडों में बांट के हम कूट संकेतन करते हैं। जब हम राइटअप्स पे जब हम ये संकेतन कर रहे होते हैं तो साथ में हम, हमारे जो पन्ने होते हैं उनके दोनों तरफ मार्जिन छूटी होती है, स्थान छूटा होता है, उसमें हम कुछ जो पढ़ करके जो बातें समझ में आ रही हैं, जो विचार आ रहा है, उसको हम नोट डाउन करते चले जाते हैं। हमने कुछ 4 पंक्तियां पढ़ी, उससे क्या स्पष्ट हो रहा है, क्या उजागर हो रहा है, वो हम किनारे लिखते चलते हैं जो खाली स्थान है। तो हम लेफ्ट में, राइट में, दाएं और बाएं वो लिखते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे जो उस पढ़ करके जो बातें समझ में आ रही हैं उसका हम नोटिंग वहाँ पे करते हैं। इसके पश्चात जो हमारे पास ये जो लिखित सामग्री है राइटअप के रूप में, इसको हम जहाँ पर देखते हैं कि वाक्यांश, समान वाक्यांश है, कोई ऐसे वाक्य हैं जिससे कि स्पष्ट हो रहा है कि 2 चरों के बीच में संबंध दिख रहा है, वो चाहे कोई पैटर्न्स हो जो कि बारंबार कोई बात देखने को मिल रही है, कोई थीम्स हो, या फिर किसी उन उप समूहों में कुछ अंतर दिख रहा है, या फिर कुछ श्रृंखला या क्रमानुसार कुछ घटना घटी दिखाई दे रही है, तो उनको हम
छांटते हैं, उनकी छटाई करते हैं, उनको हम एक स्थान पे रखते हैं। इस तरीके से ये सॉर्टिंग एंड सिफ्टिंग, सॉर्टिंग मतलब कि छांटना, और सिफ्टिंग मतलब कि जैसे कि हम चाल करके चलनी से चीज़ों को रखते हैं, तो जो हमें लग रहा है कि ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको हम एक साथ रखते हैं। जो पैटर्न दिखा रही हैं, जो कुछ घटना के क्रम को दिखा रही हैं, या फिर कुछ उप समूहों में कुछ अंतर प्रदर्शित हो रहा है, उनको हम रखते हैं अलग अलग। जब हमारे पास इस तरीके के पैटर्न्स या कुछ संबंध दो चरों के बीच में, इस तरीके की चीज़ें या समानताएं, ये सब जो आती है, जब हम इनकी पहचान कर लेते हैं, इनको हम देखते हैं, तब हम फिर से क्षेत्र में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं और दूसरे चरण के प्रदत्त संकलन के लिए, कि जो हमने देखा है, जो हमने पाया है, जो हमने अभी समझा है राइटअप्स को पढ़ करके, वो फिर से हम फील्ड में जाते हैं कि क्या वास्तव में वो है कि नहीं। इसलिए तो डेटा कलेक्शन दोबारा हम करते हैं, तो इसलिए कि जो हमने राइटअप्स में लिखा है वो वास्तव में वो वही है जो हम दोबारा डेटा कलेक्शन करके हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे जो सामान्यीकरण बनते हैं, उनके जो छोटे छोटे समूह हैं, उनको हम एलाबोरेट करते हैं, विस्तारित करते हैं। और ऐसे जनरलाइजेशंस कैसे प्राप्त होते हैं? क्योंकि जब हमारे पास जो आंकड़े इतने सारे हैं, उनको पढ़ करके, देख करके, उनमें जो स्थिरता है, कंसिस्टेंटली वही चीज़ बार बार देखी जा रही है, तो उसको देख करके हम थोड़ी थोड़ी जो समुच्चय हैं, छोटे छोटे समुच्चय हैं सामान्यीकरण के, वो तैयार करते हैं। जब ये सामान्यीकरण के जो ये बात कर रहे हैं हम, तो इसको लेकर के, इसका सामना, अब हम इस सामान्यीकरण वाली बातों को लेकर के अब हम इसकी तुलना करते हैं जो पहले से उपलब्ध कुछ ज्ञान है या पहले से जो सिद्धांत प्रतिपादित हैं या बताए गए हैं या किसी शोध में दिए गए हैं, तो उससे हम उनकी तुलना करते हैं या मिलान करते हैं कि क्या उससे वो मेल खाता है या उसके विपरीत है। तो इस तरीके से हम ये कार्य करते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम प्रदत्त विश्लेषण गुणात्मक शोध में करते हैं, तो इन चरणों से होते हुए हम गुजरते हैं। अब ये प्रारंभिक चरण में हम क्या करते हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में, तो इसमें देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले ये आवश्यक है कि प्रदत्त का विश्लेषण, जैसे जैसे हम प्रदत्त संकलन करते चले जाते हैं, वैसे ही हमें साथ हमें विश्लेषण भी करते चलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जब हम शुरू से ही विश्लेषण करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ और आंकड़े चाहिए क्या, कुछ नए प्रदत्तों की आवश्यकता है क्या, जो कि जो बात कहीं समझ में नहीं आई है, अस्पष्ट रह गई है, कुछ कड़ियाँ जुड़ नहीं रही हैं, तो हमें फिर उन कड़ियों को जोड़ने के लिए क्या फिर से कुछ और डेटा चाहिए और प्रदत्त चाहिए, या फिर जो परिकल्पना बनी है वह जो है उसको परीक्षण करने के लिए पर्याप्त अभी हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, प्रदत्त नहीं है, तो इसलिए हमें क्या और डेटा चाहिए। तो इसलिए हम जितनी जल्दी विश्लेषण करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे पास खुलती हैं, दिखाई देती हैं, और हम फिर क्षेत्र में जा सकते हैं। बहुत समय बीत जाने के बाद आप जब विश्लेषण करते हैं और आपको लगता है कि कुछ खामियां रह गई हैं, कुछ रिक्त स्थान हैं, तो वहां पर फिर दोबारा जब क्षेत्र में जाते हैं तो स्थितियां बदली हुई होंगी। तो इसलिए आपको, जब आप प्रदत्त संकलन कर रहे हैं, तो साथ ही साथ विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। यदि आप तुरंत प्रदत्त विश्लेषण न आरंभ करें प्रदत्त संकलन के पश्चात, तो यह एक बहुत बड़ा कार्य, वृहद कार्य हो जाता है, जिसे कि जायंट टास्क कहा जाता है। इतना बड़ा देख करके
अंबार हो जाता है आपके पास जो रिटन मटेरियल है उसका अंबार हो जाता है, और जिससे हतोत्साहित हो सकता है एक शोधकर्ता या कर्त्री। तो साथ ही में ये हतोत्साहित तो करता ही है, और दूसरी एक कठिनाई जो आती है कि आपके शोध की गुणवत्ता पर ही इस पर प्रभाव पड़ता है। वो गुणवत्ता हो सकता है कम हो जाए। तो जब बहुत ज़्यादा, हमने पहले ही बताया हुआ है कि गुणात्मक शोध में जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसलिए वो उसका अंबार बहुत न लग जाए, आप विश्लेषण करते चले जाते हैं तो वो साथ में चीज़ें काम होती हैं, तो काम सरल, सहज और आसान हो जाता है, और शोध की गुणवत्ता भी बनी रहती है। इसमें ये रेफरेंसेस दिए गए हैं आपके समक्ष, इनको पढ़ करके आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।